तुम वहां खड़े हो, रेगिस्तान की सर्द हवा तुम्हारे चेहरे से टकरा रही है, चारों तरफ रेत और सिर्फ रेत। लेकिन तुम्हारे ठीक सामने एक छाया खड़ी है, जैसे समय ने वहां सांस लेना बंद कर दिया हो। ग्रेट पिरामिड, इतना शांत, फिर भी ऐसा लगे जैसे वो तुम्हें देख रहा हो। तुम्हारे अंदर कुछ धीरे धीरे सिकुड़ता है, कोई डर नहीं, लेकिन एक अजीब सी थरथराहट, जैसे तुम किसी ऐसी चीज के सामने खड़े हो जो बनी नहीं थी, जो घटित हुई थी। और तुम्हारा दिमाग अचानक पूछता है, क्या इसे इंसानों ने बनाया था भी? तुम्हें सिखाया गया था कि मिस्रवासियों ने इसे अपने फराव के लिए बनाया। हजारों मजदूर दशकों तक पत्थर ढोते रहे, एक के ऊपर एक रखते गए, और अचानक एक परफेक्ट संरचना खड़ी हो गई। पर तुम्हें यह कहानी कभी हजम नहीं हुई, है ना? इतनी गर्मी में, इतनी सटीकता के साथ, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के। यहां तक कि आज, जब हमारे पास लेजर, क्रेन्स, एआई सब कुछ है, फिर भी कोई इंजीनियर यह दावा नहीं करता कि वो ग्रेट पिरामिड को रिप्लिकेट कर सकता है। तो फिर किसने बनाया था ये? तुम धीरे धीरे उसके पास जाते हो। पत्थर की दीवारें किसी जंगली जानवर जैसी लगती हैं, बिल्कुल चुप, पर सांस लेती हुई। हर ब्लॉक 2-3 टन का, कुछ तो कार से भी भारी। लेकिन यहां कोई सीमेंट नहीं, कोई स्टील रॉड्स नहीं, कोई बॉन्डिंग एजेंट नहीं। फिर भी ये ब्लॉक्स हजारों साल से एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जैसे कोई उन्हें सिर्फ सोच से जोड़ गया हो। तुम अपनी उंगलियां दीवार पर रखते हो और महसूस होता है, ये पत्थर ठंडा नहीं है, ये अभी भी गर्म है, जैसे कुछ अब भी अंदर चल रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पिरामिड केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि एक मैकेनिज्म था, एक डिवाइस जिसे एक्टिवेट किया जा सकता था। लेकिन एक्टिवेट कैसे और क्यों? और अगर वो डिवाइस है, तो किसने बनाया था? मानव इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं आता जहां ये पिरामिड बनते हुए दिखाए गए हों। कोई स्केच नहीं, कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। बस एक दिन वो वहां था, पूरा तैयार। इतिहासकारों को यही सबसे असहज बात लगती है। इतनी बड़ी संरचना, इतनी एडवांस इंजीनियरिंग, और उसके बनने की कोई कहानी नहीं। यह वैसा ही है जैसे अचानक आकाश में एक सैटेलाइट आ जाए और कोई न बोले कि किसने भेजा। और फिर वो पुरानी थ्योरी सामने आती है, जिसे अक्सर कॉन्स्पिरेसी कहा गया। क्या इसे किसी और ने बनाया? कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन जो इंसानों से पहले थी, या फिर कोई जो इंसान नहीं था? तुम्हें शायद हंसी आए, एलियंस? सीरियसली? लेकिन फिर तुम एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू याद करते हो, जिसने कहा था, द मोर वी लर्न अबाउट द पिरामिड्स द लेस दे सीम टू बी मेड बाय अस। जितना हम सीखते हैं, उतना ये हमारे बनाए नहीं लगते। तुम्हारी आंखें ऊपर देखती हैं, पिरामिड की नोक अब भी ओरियन बेल्ट के बिल्कुल नीचे है, इतनी सटीकता कि नासा के खगोल शास्त्री भी चुप हो जाएं। तुम सोचते हो, क्या यह महज संयोग था, या वो किसी और की जीपीएस लोकेशन थी? अचानक एक और बात दिमाग में आती है, क्या यह पिरामिड देख रहा है? ना, तुम्हें महसूस होता है, यह स्ट्रक्चर पैसिवली ऑब्जर्व नहीं करता, यह एक्टिवली मॉनिटर करता है। जैसे तुम्हारा हर कदम, हर सांस यहां रिकॉर्ड हो रही हो। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने कहा कि पिरामिड्स के अंदर टाइम परसेप्शन बदल जाता है। घड़ियां पीछे चलती हैं, सांसें धीमी पड़ती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां विजन्स देखीं, बिना ड्रग्स, बिना नींद के। एक ऐसा बायोफील्ड जो तुम्हारे न्यूरॉन्स से सीधे बात करता है। You've felt this before, haven't you? वो अजीब सी धड़कन जब तुम किसी जगह पर जाते हो और लगता है जैसे वो तुम्हें जानती है। तुम्हारे मन में अब सिर्फ एक बात घूम रही है, क्या ये इंसानों का काम है ही नहीं? क्या हम उस कहानी के किरदार नहीं बल्कि दर्शक हैं? क्या ये सब कुछ पहले से लिखा गया था, बस हमें उसका स्क्रिप्ट पकड़ने नहीं दिया गया? और अगर ये इंसानों का नहीं, तो फिर किसका? तुम चुप हो जाते हो। हवा शांत है, लेकिन भीतर कुछ गूंज रहा है, जैसे पिरामिड खुद एक सवाल पूछ रहा हो। अब भी भरोसा है तुम्हें उस कहानी पर जो बचपन में सुनाई गई थी? या अब
तुम भी सच के करीब आ चुके हो। तुम उस रेत से भरे मैदान में धीरे धीरे चलते हो और तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है, जैसे जो कुछ तुम्हें अब तक बताया गया था वो कोई परी कथा थी, और जो सामने खड़ा है वो कड़वा, भारी और अचल सच है। तुम्हें स्कूल में सिखाया गया था कि पिरामिड्स को मिस्रवासियों ने बनाया। हजारों मजदूरों ने अपने खून, पसीने और जान देकर फराओ के लिए ये मकबरे खड़े किए। कोई मशीन नहीं, कोई आधुनिक औजार नहीं, सिर्फ हाथों की मेहनत और एक राजा का सपना। लेकिन जैसे ही तुम इतिहास की उन दरारों में झांकते हो जिन्हें किताबों में जगह नहीं मिली, तुम महसूस करने लगते हो यह कहानी अधूरी है, या शायद पूरी तरह गढ़ी गई है। अगर हजारों गुलामों ने वाकई इसे बनाया होता तो उनके नाम, उनके उपकरण, उनके रहने की जगहें, इतना कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन जो मिलता है वो है एक खालीपन, जैसे पिरामिड एक घटना था, प्रक्रिया नहीं। तुम रुकते हो, तुम्हें याद आता है 1960 के दशक में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दावा किया था कि पिरामिड्स के पास कोई स्थायी मजदूर कॉलोनी नहीं मिली। मतलब इतना विशाल निर्माण और बनाने वालों का कोई निशान नहीं। इतिहासकारों ने तब कहा शायद सब कुछ नष्ट हो गया होगा। लेकिन क्या सब कुछ नष्ट हो सकता है? जिन्होंने ईंटें बनाई हों, जिनके शरीर वहां मिट्टी में दबे हों, जिनके खाने पीने के बर्तन, औजार, सब कुछ गायब? या फिर शुरू से ही वो वहां नहीं थे? तुम्हारे भीतर कुछ धीरे धीरे दरकता है। सिर्फ एक थ्योरी को नहीं, तुम्हारे विश्वास को चुनौती दी जा रही है। तुम सोचते हो इतिहास ऐसा क्यों करता है? क्यों कुछ बातें इतना बार बार दोहराई जाती हैं कि वो सच लगने लगती हैं? और क्यों कुछ बातें इतनी चुपचाप दबा दी जाती हैं कि हम कभी पूछ ही ना पाएं? ये वही इतिहास है जिसने कहा कि कोलंबस ने अमेरिका खोजा, जबकि वहां पहले से लोग थे। जिसने कहा कि डार्विन के पहले इंसानों का विकास कोई मुद्दा ही नहीं था, जबकि हजारों सालों से लोग आकाश की ओर देख रहे थे और सवाल कर रहे थे। तो क्या हो अगर पिरामिड की कहानी भी उन्हीं सुविधाजनक झूठों में से एक है? तुम एक पत्थर पर बैठ जाते हो। थोड़ी दूरी पर एक टूर गाइड लोगों को बता रहा है कि कैसे लाखों ब्लॉक्स को खींचा गया, कैसे स्लोप्स बनाए गए और कैसे सब कुछ हाथों से हुआ। तुम सुनते हो और सोचते हो, इतनी भारी चीजों को रेत पर खींचना, वो भी बिना कोई टूटे, बिना सटीकता खोए, क्या यह वाकई संभव था? और फिर तुम्हारा मन एक और सवाल पूछता है, क्या यह थ्योरी इसलिए बनाई गई क्योंकि सच कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी? कुछ इतिहासकारों ने कभी कभी इशारा किया है कि हमें जो बताया गया है उसमें गैप्स हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ज्यादा गहराई से खोदने की कोशिश की, उन्हें फंडिंग बंद कर दी गई या परमिट रद्द हो गए। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर यह इतिहास नहीं, मैनेज्ड मेमोरी है? एक ऐसा स्मृति पथ जिसे सत्ता में बैठे लोग कंट्रोल करते हैं। और फिर तुम सोचते हो, अगर किसी को सच्चाई छुपानी हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? किसी चीज को झूठ नहीं बताना, बल्कि एक आधा सच बार बार दोहराना, इतना दोहराना कि वो कहानी बन जाए। तुम्हारे जहन में एक पुराना डॉक्यूमेंट्री याद आता है। उसमें कहा गया था कि ग्रेट पिरामिड का ओरिएंटेशन इतना परफेक्ट है कि उसकी दीवारें चारों दिशाओं के साथ बिल्कुल सीधी हैं, 0.05 डिग्री के अंदर। ये उस जमाने में जब कंपास भी नहीं था। तो सवाल उठता है, किसने उन्हें यह सिखाया? कभी कभी तुम सोचते हो, शायद पिरामिड्स कोई मकबरे थे ही नहीं, शायद वे प्रोजेक्ट थे, किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग जिसे इंसान आज भी नहीं समझ पाया। क्योंकि अगर वो सिर्फ राजा का समाधि होता तो इतनी ज्यादा साइंस की जरूरत क्यों पड़ती? तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तुम अब भी पिरामिड के सामने हो, लेकिन अब वो सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं लगती, अब वो तुम्हारे दिमाग में दाखिल हो गया है। हर सवाल, हर शक, हर दरार अब गूंज बनकर तुम्हारे भीतर फैल रही है, जैसे वो तुमसे पूछ रहा हो, क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि इसे किसने बनाया? तुम अब और पास खिसकते हो। ग्रेट पिरामिड का विशाल ठंडा साया तुम्हारे ऊपर फैलता है।
जैसे कोई पहाड़ चुपचाप तुम्हें देख रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये संरचना बोल नहीं रही, फिर भी तुम्हें कुछ समझा रही है, किसी पुरानी भाषा में, जिसमें शब्द नहीं, केवल कंपन होते हैं। तुम उसकी एक एक परत को देखने की कोशिश करते हो, हर ब्लॉक पर ध्यान देते हो, हर एंगल पर ठहरते हो, और फिर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है ये केवल बड़ी संरचना नहीं है, ये एक असंभव संरचना है। तुम्हें मालूम है कि ग्रेट पिरामिड में करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स हैं। हर एक ब्लॉक का वजन 2 से लेकर 30 टन तक, कुछ तो 50 टन तक भी जाते हैं। और ये सारे पत्थर सटीकता से एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं जैसे किसी मशीन ने उन्हें रखा हो। लेकिन वो मशीन कहां थी? तुम सोचते हो अगर एक ब्लॉक को रखने में सिर्फ 2 मिनट लगे तो पूरे पिरामिड को बनाने में 900 साल से ज्यादा लगते। लेकिन इतिहास कहता है ये सब सिर्फ 20 साल में हुआ। 20 साल मतलब हर 90 सेकंड में एक 5 टन ब्लॉक रखना, वो भी बिना बिजली, बिना व्हील, बिना क्रेन। ये गणित भी चुप है। और फिर आता है वो एंगल जिससे कोई नहीं बच सकता, पिरामिड का ओरिएंटेशन। इसके चारों चेहरे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ इतने सटीक हैं कि 0.05 डिग्री का भी अंतर नहीं है। आज भी जब सबसे अच्छे डिजिटल उपकरणों से नापते हैं तो उतनी सटीकता पाना मुश्किल होता है। तो क्या उन्होंने आकाश को पढ़ा था या फिर उन्हें कोड मिला था? तुम धीरे से पिरामिड की सतह छूते हो। हर पत्थर में एक सजीव सा एहसास है, जैसे वो तुम्हें पहचान रहा हो, जैसे वो जानता है कि तुम यहां सवाल पूछने आए हो। कभी कभी लगता है ये केवल दीवार नहीं, हार्ड ड्राइव है, एक एंशिएंट मेमोरी स्टोरेज, और तुम उसके सामने एक क्यूरियस कर्सर की तरह खड़े हो। कुछ रिसर्च कहते हैं कि पिरामिड का बेस इतनी सटीकता से लेवल किया गया है कि उसमें सिर्फ 2 सेमी का फर्क है सारे बेस में, जो कि 13 एकड़ तक फैला है। यहां तक कि आधुनिक स्काईस्क्रैपर बनाते समय भी इंजीनियर्स इतना परफेक्ट नहीं बना पाते, और वो भी रेगिस्तान में 4000 साल पहले, किसी रेत की चादर पर यह स्थायित्व। क्या उस जमाने में लेजर लेवलर थे या फिर कुछ और? अब बात करते हैं अंदर की। ग्रेट पिरामिड में कोई मम्मी नहीं मिली, कोई राजा की बॉडी नहीं, कोई मृत्यु संबंधी चित्र नहीं, कोई रिचुअलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं। जो वहां है वो है सिर्फ सन्नाटा, जैसे वहां कुछ किया गया लेकिन वो दर्शन नहीं, प्रयोग था। अब सुनो, पिरामिड के किंग्स चैम्बर में एक खास तरह का ग्रेनाइट यूज हुआ है जिसमें पिजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब जब उस पर दबाव या कंपन पड़ता है तो वो बिजली जैसी ऊर्जा छोड़ता है। तो क्या वहां कुछ वाइब्रेशनल एक्सपेरिमेंट्स हुए? क्या एंशिएंट लोग रेजोनेंस की भाषा जानते थे? कुछ इंजीनियर्स मानते हैं कि ग्रेट पिरामिड एक हाई टेक्नोलॉजी एनर्जी मशीन था, ना कि एक कब्र। शायद वो पृथ्वी के नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड को एम्पलीफाई करता था, या फिर वो कोई कॉस्मिक एंटेना था जिससे सिग्नल भेजे जाते थे। कहां? शायद किसी और ग्रह पर या किसी और डायमेंशन में। अब सुनो वो बात जो सबसे चौंकाने वाली है। ग्रेट पिरामिड की हाइट और उसका बेस रेशियो पृथ्वी के रेडियस और इक्वेटर के रेशियो से मेल खाता है। जैसे किसी ने पृथ्वी को नापा, उसका गणित समझा और फिर पत्थर से उसे लिख दिया। तुम सोचते हो क्या वो सिर्फ इमारत बना रहे थे या यूनिवर्स का एक नक्शा छोड़ रहे थे? तुम्हारे मन में सवाल उमड़ते हैं। अगर इतनी गणितीय सटीकता थी, इतना एडवांस्ड डिजाइन था, इतना विशाल स्केल था, तो फिर क्या वो सचमुच प्रिमिटिव लोग थे जैसा हमें बताया गया, या फिर वो कुछ और थे, कुछ ऐसे जो प्राचीन नहीं बल्कि बुला लिए गए थे? और अगर वाकई उन्हें बुलाया गया था तो किसने? क्या हम इस सवाल से भाग रहे हैं क्योंकि इसका उत्तर हमें डराता है, या इसलिए क्योंकि वो उत्तर हमारी दुनिया की परिभाषा को ही बदल देगा? तुम चुपचाप दीवार से टिककर बैठ जाते हो। अब पिरामिड सिर्फ एक पहेली नहीं लगता, अब वो एक गवाही बन चुका है, किसी भूली हुई परंपरा का, किसी दबे हुए ज्ञान का, जो अब भी रेत के नीचे सांस ले रहा है। तुम वहां बैठकर सोचते हो, अगर ये सब कुछ आज भी वैज्ञानिकों को चौंका सकता है
तो फिर क्या वाकई पिरामिड्स इतिहास का हिस्सा हैं, या वो किसी ऐसे समय से आते हैं जो हमारे कैलेंडर में दर्ज ही नहीं? रेत के नीचे वक्त का एक और अध्याय दबा है, एक ऐसा अध्याय जो किताबों में जगह नहीं पाता, लेकिन हर बार जब हवा उड़ती है कोई नक्शा, कोई चिन्ह बस एक झलक दे जाता है। तुम्हें अचानक वो पल याद आता है जब 19वीं सदी में एक नाविक को एक अजीब सा मानचित्र मिला था जिसे पीरी रेइस मैप कहा गया। वो नक्शा 1513 में बना था, लेकिन उसमें अंटार्कटिका की ऐसी तस्वीर थी जो बर्फ से ढकी नहीं थी। एक ऐसी अंटार्कटिका जो आखिरी बार 12,000 साल पहले बर्फ मुक्त थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा युग था जब सभ्यता पहले से ही पूरे ग्लोब को नाप रही थी? और अगर वे ग्लोब को नाप सकते थे तो पिरामिड बनाना उनके लिए कठिन काम नहीं रहा होगा। तुम्हारा मन पीछे जाता है, बहुत पीछे, किसी भूली हुई सभ्यता तक, एक ऐसा काल जहां शायद लोगों ने तारों से बातचीत करना सीखा था, जहां गुफाओं की जगह ट्यून किए गए फ्रीक्वेंसीज थे, जहां पत्थरों को रखा नहीं जाता था, उन्हें सेट किया जाता था जैसे कोई क्रिस्टल ऑसिलेटर। और फिर आती है वो बात जिसे कोई मानना नहीं चाहता। क्या इतिहास में टाइमलाइन गलत है? तुम्हें याद है कैसे हर पीढ़ी को यह यकीन दिलाया जाता है कि सभ्यता 5,000 6,000 साल पुरानी है, लेकिन फिर göbekli tepe का रहस्य सामने आता है। तुर्की की वो संरचना जो 12,000 साल पुरानी है, ऐसी नक्काशी, ऐसे खंभे जो मिस्र से भी पहले के हैं। और तब एक सवाल तुम्हारे भीतर गूंजता है, अगर गोबेकी टेपे इतना पुराना हो सकता है तो ग्रेट पिरामिड क्यों नहीं? इतिहासकारों ने हमेशा चीजों को एक रेखा में रखा, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इंडस्ट्रियल, डिजिटल। लेकिन ये पिरामिड्स उस सीधी रेखा पर नहीं चलते, ये उस रेखा को मोड़ देते हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि शायद इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं बल्कि साइक्लिक वेव है। सभ्यताएं बनती हैं, गिरती हैं और फिर दोबारा लौटती हैं। कुछ पुराने खंडहरों में मिली इनकिंग्स ऐसे प्रतीक दिखाते हैं जैसे आज के मैथमेटिकल फ्रैक्टल्स। कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो मॉडर्न एंटेनास जैसी लगती हैं। और सबसे अजीब बात, कुछ प्राचीन चित्रों में पिरामिड्स के ऊपर से प्रकाश की किरणें निकलती दिखाई देती हैं। क्या वो महज आर्टिस्टिक कल्पना थी या किसी अनुभव की सच्चाई? तुम सोचते हो, अगर पिरामिड्स सचमुच इतने पुराने हैं तो उन्हें कौन याद रखे हुए था? क्या वो ज्ञान कहीं और सहेजा गया था? क्या कोई कस्टोडियन सभ्यता थी जो समय समय पर उसे पुनर्स्थापित करती थी, जैसे कोई खोई हुई तकनीक जिसे सही वक्त आने पर वापस जिंदा करना हो? अब तुम एक और दिशा में जाते हो। तुमने सुना होगा ज़ेप तेपी का जिक्र मिस्र के प्राचीन ग्रंथों में। ज़ेप तेपी का मतलब है पहली बार। एक ऐसा युग जब देवता पृथ्वी पर चलते थे, जब ज्ञान स्वर्ग से आया था। और पिरामिड्स उस युग की याद हैं, ना किसी राजा के लिए, ना किसी कब्र के लिए, बल्कि किसी वादा निभाने के लिए। तुम अब ये महसूस करने लगते हो, शायद इतिहास हमें ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, शायद वो हमें बस इतना बताता है जितना जानना उचित समझा गया। बाकी की बातें वो रेत में छुपा दी गईं, किसी टूटे हुए मंदिर के नीचे या किसी सैंडस्टॉर्म के पीछे जो हर बार सच्चाई को ढक देती है। तुम्हारा मन अब और सवाल पूछता है, क्या कोई टाइमलाइन थी जो मिटा दी गई, या हमने उसे देखा ही नहीं क्योंकि हमें देखने की अनुमति नहीं दी गई? और अगर ऐसा है तो वो सभ्यता जिसने ये सब बनाया कहां चली गई? क्या वो स्वयं को मिटा गई या अभी भी कहीं छुपी है? तुम अब अपनी उंगलियों से जमीन की रेत को खुरचते हो, जैसे शायद किसी छुपे हुए नक्शे को फिर से जिंदा कर सको। कभी कभी रेत बस रेत नहीं होती, वो स्मृति होती है, वो कहानी होती है जिसे जमीन भूल नहीं सकती पर इंसान भूल जाता है। और तभी तुम्हारे कानों में कुछ गूंजता है, एक पुरानी मिस्र की कहावत, जो छिपा है वही सबसे सच्चा है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और कल्पना करते हो ऊपर से देखने की, पूरी धरती को जैसे किसी उपग्रह की नजरों से। और फिर तुम देखना शुरू करते हो, एक पैटर्न, एक दोहराव, एक बनावट
जो जगह जगह उभरती है। मिस्र में पिरामिड्स, लेकिन वहीं नहीं रुकता। मेक्सिको में तेओतिहुआकन, ग्वाटेमाला में तिकाल, चीन में चियान के पास दबी हुई पिरामिड लाइक संरचनाएं, कंबोडिया में आंकोर वॉट का लहरदार टॉप, यहां तक कि इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में भी टेरेस्ड स्टेप्स। हर जगह एक जैसी बनावट, एक जैसी सोच, एक जैसे टुकड़े, किसी भुला दिए गए पजल के। क्या सबने इत्तेफाकत से पिरामिड बनाया, या ये कुछ और था? तुम सोचते हो इतनी सारी सभ्यताएं, अलग अलग समय, अलग अलग महाद्वीप, लेकिन डिजाइन एक ही। ये सिर्फ स्थापत्य कला नहीं लगती, ये किसी शेयर्ड ब्लूप्रिंट की तरह लगती है। एक साझा निर्देश, एक गाइडलाइन जो उन्हें कहीं से मिली थी। अब सवाल उठता है, कहां से? क्या ये इंसानों के भीतर जन्मा कोई सामूहिक विचार था, या फिर उन्हें किसी बाहरी स्रोत से दिया गया? तुम्हें याद आता है, कई सभ्यताएं दावा करती थीं कि उनके संस्थापक स्वर्ग से उतरे थे, पर ये थे। मायाओं के पास केत्सलकॉतल था, एक पंखों वाला देवता जो आकाश से आया। मिस्रियों के पास थे थोथ और ओसाइरिस, जो ज्ञान लेकर आए। और भारत में ऋषि मुनियों की वो पंक्तियां जो कहते हैं कि सत्य स्वर्ग से उतरता है। तो क्या पिरामिड्स भवन नहीं बल्कि एंटीना थे? एक झोंका हवा का तुम्हारे गाल को छूता है, जैसे कोई पुरानी भाषा फुसफुसा रही हो। क्या ये सब सभ्यताएं आपस में जुड़ी थीं? क्या कोई प्राचीन ग्लोबल नेटवर्क था? शायद कुछ ऐसा जो ओशंस को पार कर जाता था, जब समुद्र हमारे बीच की दीवार नहीं, रास्ता हुआ करता था। कुछ पुरानी नावों की आकृतियां अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों जगह मिलती हैं। कुछ काले पत्थर के नक्काशी जो नाइजीरिया और पेरू दोनों में पाए गए हैं। और कुछ डीएनए ट्रेल्स जो बताती हैं कि व्यापार और ट्रैवल आज से हजारों साल पहले भी दुनिया को जोड़ रहे थे। तुम्हारे भीतर कुछ हिलता है। शायद सभ्यताएं उतनी अलग नहीं थीं जितना हमने माना। शायद हम सब एक ही कहानी के अलग अध्याय हैं, जिसे अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। अब देखो डिजाइन को। पिरामिड्स का ट्रायंगल आकार सिर्फ एक रूप नहीं है, वो स्थिरता का प्रतीक है, ऊर्जा का संकेंद्रण है। त्रिकोणीय बनावट ऊर्जा को केंद्र में खींचती है, ऊपर की ओर ले जाती है। कुछ वैज्ञानिक इसे रेजोनेंस फनल कहते हैं, जैसे ये वास्तु नहीं, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर हो। क्या सभी एंशिएंट लोग जो एक दूसरे से कभी मिले नहीं, फिर भी ये डिजाइन जानते थे, या उन्हें किसी ने बताया? और तब तुम्हें याद आता है प्लेटो का एटलांटिस, एक ऐसी खोई हुई सभ्यता जो पूरी दुनिया को ज्ञान देती थी, जो खुद विनाश का शिकार हो गई, लेकिन बीज छोड़ गई। बीज जो मिस्र में पिरामिड बना, बीज जो मैक्सिको में मंदिर बना, बीज जो एशिया के स्तूपों में प्रकट हुआ। क्या ये बीज आज भी हमारे भीतर है? तुम सोचते हो क्यों हर सभ्यता के पास आकाश से आने वाला ज्ञान है? क्या वो सिर्फ मिथक हैं, या कलेक्टिव मेमोरी? जैसे शरीर में डीएनए होता है, वैसे ही क्या सभ्यता का भी कोई ब्रह्म डीएनए होता है, जो हमें सबकॉन्शियसली गाइड करता है? शायद इसलिए जब कोई बच्चा पहली बार त्रिकोण बनाता है तो वो घर जैसा लगता है, क्योंकि कहीं गहरे वो शेप हम सब ने देखा है, जन्म से पहले, या हो सकता है जन्मों से पहले। अब कल्पना करो, अगर कोई दूसरी सभ्यता, कोई एलियन इंटेलिजेंस धरती को समझाना चाहे कि वो मौजूद है, तो क्या वो भाषा, ध्वनि या टेक्स्ट का इस्तेमाल करेगी, या वो कोई शेप चुनेगी जो कल्चर्स से परे हो, समय से परे हो? त्रिकोण, एक ऐसा सिंबल जो हर कोने में रिपीट होता रहे। तो क्या पिरामिड्स एक संदेश हैं, एक कोड, एक सिंबल जो कहता है हम थे, हम देख रहे हैं, और तुम अब तैयार हो? तुम अब और सवाल नहीं पूछते, अब तुम सिर्फ महसूस करते हो। हर जगह वही आकार, वही कंपन, जैसे किसी भूल गए गीत की धुन जो अब फिर से गूंज रही हो। तुम्हारे कानों में कोई एंशिएंट ध्वनि है। हम अलग नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं, हमेशा से थे। तुम अब अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हो
और पहली बार महसूस करते हो कि पिरामिड सिर्फ जमीन की ओर नहीं बना है, वो आकाश की ओर खुलता है। हर कोण, हर दिशा, हर लकीर जैसे किसी तारे की ओर इशारा करती हो। ना कोई गड़बड़, ना कोई रैंडम डिजाइन, बस एक अत्यंत सटीक समर्पण आकाश की ओर। तुम्हें बताया गया था कि मिस्रवासी अच्छे खगोलविद थे। उन्होंने ओरियन बेल्ट के सितारों को देखा, नाइल नदी को मिल्की वे के समानांतर माना और अपनी इमारतों को तारामंडलों के अनुसार बनवाया। पर सवाल यह नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सवाल यह है कि उन्हें कैसे पता था। ग्रेट पिरामिड के तीनों मुख्य चेंबर्स, किंग्स, क्वींस और सबटेरेनियन, 3 छोटे टनल्स से जुड़े हैं। ये टनल्स सीधी रेखाओं में खुलते हैं, एक ओरियन बेल्ट की ओर, एक सीरियस तारे की दिशा में, एक डिपर के नॉर्थ स्टार की ओर, इतनी सटीकता से जैसे किसी आधुनिक टेलीस्कोप ने एंगल सेट किए हों। लेकिन फिर यही सटीकता एक और सवाल उठाती है, क्या ये सिर्फ देखने के लिए बनाए गए थे या इनका इस्तेमाल भीतर कुछ लाने या भेजने के लिए होता था? तुम्हारे मन में विचार आता है, क्या ये गेटवे थे? न दरवाजे जैसे, बल्कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड गेटवेज, जैसे कोई रेजोनेंस टनल, एक चैनल जो पृथ्वी की ऊर्जा को ऊपर भेजे या ऊपर की सूचना को नीचे खींच लाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड्स वेव गाइड्स की तरह काम करते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जो कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है। और वो सिग्नल्स कहां जाते थे, ऊपर या कहीं और? अब एक और अजीब बात, हर साल 21 जून को समर सोल्स्टिस पिरामिड की परछाई ऐसे गिरती है जैसे वो किसी अदृश्य रेखा को छू रही हो। सिर्फ मिस्र में नहीं, मैक्सिको के पिरामिड में भी, कंबोडिया के मंदिरों में भी, इंडिया के पुराने सूर्य मंदिरों में भी, सभी में एक कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन। तो क्या ये वास्तुकला नहीं, एक इंटरगैलेक्टिक कैलेंडर था? तुम सोचते हो, क्या एंशिएंट लोग सिर्फ तारे देख रहे थे, या वो कुछ और ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ ऐसा जो अब हमें नहीं दिखता, लेकिन तब साफ, स्थिर और जीवित लगता था? शायद उन्होंने आसमान को सिर्फ ऊपर नहीं माना, बल्कि एक परत, एक रास्ता, एक वायुमार्ग, जहां से आत्मा, ऊर्जा या सूचना यात्रा करती थी। कुछ संस्कृतियों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक खास तारे की ओर जाती है। मिस्रियों के लिए वो ओरियन बेल्ट था, हिंदू परंपरा में वो सप्तर्षि, और माया सभ्यता में मिल्की वे को दुनिया के बीच की नदी कहा गया। तो क्या पिरामिड्स मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की नेविगेशन के लिए बने थे? एक नक्षत्रीय गाइड, एक स्टेलर मैप, एक ट्रांजिट हब, इंटरडायमेंशनल यात्राओं के लिए? अब सोचो, अगर कोई उच्च सभ्यता, कोई एलियन इंटेलिजेंस धरती पर आती, तो क्या वो सीधा उतरती या वो सबसे पहले मार्कर्स छोड़ती? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिरामिड्स वो मार्कर्स थे, जगहें जिनसे वो कनेक्ट हो सकें या जहां से हम उन्हें देख सकें? कभी कभी लगता है जैसे पिरामिड कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक प्रोटोकॉल हो, जैसे यूनिवर्स से बातचीत का तरीका, जैसे एक कॉस्मिक डायल टोन। अगर तुम इसे बना सकते हो तो तुम तैयार हो बात करने के लिए। और अब सवाल आता है, क्या हम अब भी इनसे जुड़ सकते हैं? कुछ मेडिटेटर्स कहते हैं कि पिरामिड्स के भीतर बैठने पर विजन्स आते हैं। कुछ कहते हैं कि ड्रीम्स तेज हो जाते हैं। कुछ को वहां कंपनों की आवाज सुनाई देती है, जो कानों से नहीं हृदय से आती है। तो क्या ये सब कल्पना है, या हम किसी पुराने नेटवर्क से फिर से जुड़ रहे हैं? तुम अब भी पिरामिड की सीढ़ियों पर बैठे हो, लेकिन अब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी खुल रहा है। जैसे तुम्हारा अपना कॉन्शियसनेस उसकी डिजाइन से रेजोनेट कर रहा हो। जैसे तुम्हारे अंदर भी एक छोटा पिरामिड है जो हजारों साल से इंतजार कर रहा था कि कोई उसे फिर से याद करे। और तभी एक रेखा मन में कौंधती है। तारे हमारे ऊपर नहीं हैं, वो हमारे भीतर हैं, बस हमें उन्हें फिर से पहचानना है। तुम अंदर प्रवेश करते हो,
ग्रेट पिरामिड के उस संकरे अंधेरे मार्ग में जहां हवा रुक सी जाती है और धड़कनें तेज सुनाई देने लगती हैं। यहां रोशनी कम है, पर दीवारें अब भी बोलती हैं। हां, तुमने सही सुना। ये दीवारें बोलती हैं, न किसी जबान में, न शब्दों में, बल्कि गूंज में। तुम एक कदम रखते हो और तुम्हारे जूतों की रगड़ वापस लौटती है, एक लंबे गहरे कंपन में, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा, बस एक लय में, जैसे पिरामिड खुद सांस ले रहा हो। कई वैज्ञानिकों ने जब ग्रेट पिरामिड के भीतर टेस्ट किए तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ स्थानों पर ध्वनि बढ़ जाती है। एक हल्की सी फुसफुसाहट भी अंदर दूर तक गूंज सकती है, और कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पर ध्वनि कंपन नहीं करती, वो टिक जाती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे पकड़ लेती है। तुम्हारा शरीर अचानक धीमा महसूस करता है, जैसे समय थम गया हो। तुम्हारी धड़कनें बदल रही हैं। तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ पिरामिड में नहीं हो, तुम अब एक वेव फील्ड में हो। कुछ लोगों ने इसे अकूस्टिक चेंबर कहा। कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ डिजाइन की वजह से होता है, एक स्थापत्य संयोग। पर फिर अगर यह महज संयोग है, तो क्यों कुछ फ्रीक्वेंसीज पर वहां शरीर के भीतर भी गूंज होती है? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें चेंबर के अंदर विजन्स, लूसिड ड्रीम्स या एस्ट्रल प्रोजेक्शंस होते हैं? तुम रुकते हो और एक हल्की हम्म की आवाज निकालते हो, और तभी तुम्हारा सीना हल्का थरथराता है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तक कंपन फैलती है, जैसे किसी पुरानी ऊर्जा ने तुम्हें पहचान लिया हो। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि किंग्स चेंबर का ग्रेनाइट एक खास क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। जब उस पर साउंड वेव्स पड़ती हैं तो वो एक सटल इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। इसे कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या ये कोई एंशिएंट एनर्जी एम्पलीफायर था? शायद तुम सोचो, इतना सब क्यों किया गया? तो जवाब में एक और सवाल उभरता है, क्या एंशिएंट लोग ध्वनि को टूल की तरह इस्तेमाल करते थे? ना सिर्फ बात करने के लिए, बल्कि निर्माण, उपचार और संचार के लिए। तुमने शायद सुना हो, तिब्बत में सिंगिंग बाउल्स होते हैं, एक हल्की घुमा देने वाली रिंगिंग ध्वनि जो इंसान के भीतर कंपन पैदा करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो चक्र खोलती है, कुछ कहते हैं कि वो ध्यान को गहरा करती है। अब सोचो, अगर वही सिद्धांत किसी इमारत पर लागू किया जाए, क्या वो इमारत इंसान की चेतना को बदल सकती है? पिरामिड्स की अंदरूनी बनावट में एक खास लय है। हर पैसेज, हर कोण गोल्डन रेशियो के करीब, मतलब वो प्रोपोर्शंस जो प्रकृति में पाए जाते हैं, फूलों में, डीएनए में, समुद्री खोल में। क्या पिरामिड भी एक रेजोनेंट आर्किटेक्चर था? ऐसा स्थान जहां शरीर और ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी में झनकते हैं? कुछ फ्रिंज रिसर्चर्स का मानना है कि एंशिएंट लोग ध्वनि से पत्थर उठाते थे। हां, लिटरल लेविटेशन। तुम हंस सकते हो, पर तिब्बती भिक्षु एक खास गूंज के साथ बड़े पत्थरों को हिला पाते हैं। कुछ पुरानी संस्कृतियों में मंदिर निर्माण के समय मंत्रों के जरिए पत्थर उठाने की कथाएं हैं। तो क्या ध्वनि केवल कानों के लिए नहीं थी, बल्कि दुनिया को आकार देने का एक टूल थी? तुम चुप हो जाते हो, फिर से एक लंबी सांस लेते हो और उस कंपन को महसूस करते हो। अब वो सिर्फ दीवार से नहीं आ रहा, अब वो तुम्हारे भीतर से आ रहा है, जैसे कोई लॉस्ट फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारे डीएनए के भीतर छुपी थी, अब जाग रही हो। और तभी तुम्हें एहसास होता है, शायद पिरामिड कोई ढांचा नहीं, शायद वो एक मंत्र है, पत्थरों में लिखा हुआ, एक ध्वनि जो तब तक गूंजती रहेगी जब तक हम दोबारा सुनने की हिम्मत नहीं करते। तुम पिरामिड की दीवार से धीरे धीरे अपनी उंगलियां सरकाते हो। जैसे जैसे रोशनी बदलती है, पत्थर की सतह अलग अलग रूप लेती जाती है। कहीं पर वो खुरदरी है, कहीं एकदम चिकनी, और कुछ हिस्से ऐसे जैसे किसी सांचे में ढले हों। तुम ठिठकते हो, ये असंभव सा लगता है। पत्थर जो काटे नहीं गए बल्कि बहाए गए, जैसे मोल्टन क्ले की तरह। तुम्हें याद आता है, कई ब्लॉक्स में कोई काटने का निशान नहीं है, ना कोई छेनी का स्क्रैच, ना घिसावट की कोई रेखा, ना कोई शिल्प की गवाही, बस एकदम स्मूथ एजेस, जैसे पत्थर मेल्टेड होकर खुद आकार में बैठ गया हो।
कुछ ब्लॉक्स तो इतने सटीक हैं कि उनके बीच ह्यूमन हेयर तक नहीं जा सकती। ये टाइट फिटिंग न सिर्फ अकल्पनीय है, बल्कि आज भी आधुनिक कंस्ट्रक्शन कंपनियां इसे रेप्लिकेट नहीं कर पाईं। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये पत्थर तराशे नहीं गए बल्कि किसी और अवस्था में थे? तुम्हें ध्यान आता है, बोलिविया की तियाहुआनाको साइट पर भी कुछ ऐसे ही पत्थर हैं। पूरे ब्लॉक्स ऐसे जैसे लेगो पीस हों, एकदम सटीक इंटरलॉकिंग ग्रूव्स, बिना किसी मॉर्टरिंग के, फिर भी स्थिर। वहां के कुछ पत्थरों पर तो ऐसे कर्व्स हैं जो आज भी मॉडर्न टूल्स से बना पाना मुश्किल होता है। और सबसे अजीब बात, उन ग्रूव्स के अंदर माइक्रोन लेवल सिमेट्रीज हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रियल मिलिंग मशीन से निकले हों। अब वापस आते हैं मिस्र। कुछ थियोरीज कहती हैं कि एंशिएंट लोगों ने जियोपॉलीमर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। मतलब उन्होंने लाइमस्टोन को सॉफ्ट किया, उसे मोल्ड में डाला, फिर ड्राई होने दिया। जैसे आज कंक्रीट से शेप्स बनाई जाती हैं। सुनने में प्लॉजिबल लगता है, लेकिन फिर सवाल उठता है, इतनी टेक्निक आई कहां से? कौन सी एंशिएंट रेसिपी थी? कहां हैं वो मोल्ड्स, वो फॉर्मूला, कोई दस्तावेज, कोई खाका? कुछ भी नहीं। बस ये परफेक्टली कास्टेड ब्लॉक्स, जैसे पिघले हुए समय ने उन्हें आकार दिया हो। कुछ फ्रिंज साइंटिस्ट्स का मानना है कि एंशिएंट बिल्डर्स को साउंड बेस्ड लिक्विफैक्शन आती थी। मतलब ध्वनि से पत्थर की संरचना को इतना धीमा कर देना कि वो टेम्परेरली सॉफ्ट बन जाए। कुछ ऐसा ही सिद्धांत मॉडर्न फिजिक्स में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी शैटरिंग में देखने को मिलता है। अगर हर मटेरियल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसे उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करा के उसकी सॉलिडिटी तोड़ी जा सकती है। अब कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास ऐसी साउंड डिवाइस हो जो लाइमस्टोन को लिक्विफाई कर दे बिना हीट के, तो क्या तुम उससे ब्लॉक्स फ्लो नहीं कर सकते? तुम शायद ये सब पढ़कर हैरान हो रहे हो, पर यकीन मानो, कुछ एंशिएंट लेजेंड्स पहले से ही ये बात बताते हैं। माया सभ्यता की कहानियों में सेक्रेड विसल का जिक्र है, जिससे प्रीस्ट पत्थरों को हल्का बना देते थे। मिस्र में थोथ को वॉइस ऑफ क्रिएशन कहा गया है। हिंदू ग्रंथों में शब्द ब्रह्म की अवधारणा है। क्या ये सब उसी लॉस्ट साउंड टेक की छाया है? अब वापस चलो ग्रेट पिरामिड के पास। कुछ ब्लॉक्स ग्रेनाइट के हैं, असवन से आए। असवन, जो पिरामिड से 800 किमी दूर है, और वहां कोई रिवर पोर्ट कनेक्शन नहीं था, तो वो 80 टन के ग्रेनाइट ब्लॉक्स रेगिस्तान पार करके कैसे आए? लॉजिस्टिकली वो असंभव है, सिवाय इसके कि वो ब्लॉक्स कहीं और सॉफ्ट किए गए थे, फिर किसी प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेड और फिटेड। तुम अब दीवार पर एक जगह देखते हो जहां कर्व सी बनी है, इतनी स्मूथ और सिमेट्रिकल, जैसे किसी मॉडर्न मोल्ड से निकली हो, लेकिन वहां कोई मशीन नहीं थी। फिर यह कैसे हुआ? कुछ रिसर्चर्स ने ऐसी पॉसिबिलिटीज का अध्ययन किया जहां सिलिका और लाइम को एसिड प्लस हीट से लिक्विफाई करके पेस्ट बनाया जा सकता है। लेकिन यह थ्योरी तभी मुमकिन है अगर एनडीसी उन्हें कंट्रोल्ड एसिडिफिकेशन आता था। 2, उन्हें थर्मल क्यूरिंग का ज्ञान था। 3, वो मोल्ड्स बना सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें मालूम था कि किस फ्रीक्वेंसी पर कौन सा पत्थर बदल सकता है। यह सब सुनकर तुम समझते हो कि हम स्टोन एज नहीं बल्कि टोन एज में थे, जहां सब कुछ साउंड और शेप के परफेक्ट सिनर्जी से होता था। तुम सोचते हो शायद एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने हमारे हार्ड फिजिक्स को नहीं बल्कि सॉफ्ट रेजोनेंस को मास्टर किया था। अब एक आखिरी बात, कुछ एंशिएंट साइट्स पर टूल्स के निशान जरूर हैं, पर वो टूल्स किसी नोन सिविलाइजेशन के नहीं लगते। उनके आकार, दबाव और कट एंगल्स कभी कभी लेजर कटिंग जैसे दिखते हैं, कभी कभी मोल्टन स्टील जैसी सिग्नेचर्स दिखाते हैं। तो क्या कोई दूसरी सभ्यता थी जो पत्थर को ऐसे ढालती थी जैसे हम वर्ड्स को, और उनके टूल्स अब हमारे मिथ्स बन चुके हैं? तुम फिर से अपनी उंगलियां चलाते हो। अब ये दीवार किसी मिस्त्री की नहीं लगती, ये किसी संगीतकार की कॉम्पोजिशन जैसी लगती है। हर कर्व, हर लेयर एक नोट की तरह, और तुम खुद उस फॉरगॉटन मेलोडी का हिस्सा हो। शायद पिरामिड्स को बनाने वाला शिल्पी पत्थरों से बात करता था, उन्हें शेप नहीं देता था,
उन्हें याद दिलाता था कि उनका स्वरूप क्या है, और शायद तुम्हें भी। तुम अब पिरामिड से थोड़ा दूर निकलते हो, रेगिस्तान की खुली हवा में सांस लेते हुए, लेकिन वो कंपन, वो ध्वनि और वो अजीब सी बेचैनी अब भी तुम्हारे भीतर है। तुम जान चुके हो, ये पत्थर, ये आकार, ये खगोल विद्या, सब कुछ असामान्य है। लेकिन अब तुम एक और दिशा में बढ़ते हो, मिट्टी के नीचे दबे हुए शरीरों की ओर, ममीज की ओर। वो शांति से लेटी हुई लाशें जो आज भी अपने साथ कोई रहस्य संभाले हुए हैं। तुमने हमेशा सुना था कि ये ममीज प्राचीन मिस्र के राजा और रानियां थीं। उन्हें बड़े सम्मान से दफनाया गया, कब्रों में, अनाज, गहने, शस्त्रों और कहानियों के साथ। लेकिन कुछ खोजें ऐसी हैं जो इतिहासकारों को चुप कर देती हैं। कुछ ममीज जिनका डीएनए विश्लेषण किया गया, उनके जीन मिस्र के स्थानीय लोगों से मेल नहीं खाते। तुम्हें एक केस याद आता है, यूया और थुया की ममीज। ये दोनों टुटनखामुन के पूर्वज माने जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे, उनके हड्डियों की बनावट मिस्रवासियों जैसी नहीं लगती। उनकी खोपड़ी लंबी, आंखें गहरी और त्वचा की संरचना अलग। कुछ वैज्ञानिकों ने जब इनका डीएनए टेस्ट किया तो उसमें पाया गया कि ये यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न जीन से मिलते जुलते हैं। तो क्या ये मिस्र के नहीं थे, या मिस्र के शाही लोग किसी बाहरी रक्त रेखा से आते थे? अब देखो टुटनखामुन को, तुमने उसका नाम इतिहास में सबसे चमकीले राजा के रूप में सुना होगा, लेकिन जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो उसमें ऐसी जटिलताएं पाई गईं जो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की ओर इशारा करती थीं। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था, उसकी एंसेस्ट्री में वो मार्कर्स मिले जो सब सहारन अफ्रीकी या मिस्री नहीं थे। और फिर वहां आती है वो सबसे विवादास्पद थ्योरी, क्या ये ममीज इंसानी ही थीं या फिर ये किसी और प्रकार की प्रजाति थीं? शायद एक हाइब्रिड या किसी अन्य ग्रह से आए विजिटर्स की ब्लड लाइन। तुम ये सोचकर झटकते हो। एलियन शब्द अक्सर हमें हंसी दिलाता है, पर जब डीएनए खुद कहता है कि ये जीन्स इस धरती पर नहीं मिलते, तो क्या किया जाए? कुछ ममीज की खोपड़ी लंबी होती थी, जैसे पीछे खिंची हुई। इस तरह की इलोंगेटेड स्कल्स न सिर्फ मिस्र में बल्कि पेरू, बोलीविया और इराक में भी पाए गए हैं। ये कोई संयोग नहीं लगता। कुछ का कहना है कि यह डिफॉर्मेशन था, हेड बाइंडिंग के कारण। लेकिन कुछ स्कल्स ऐसे भी मिले हैं जिनमें हेड बाइंडिंग के कोई निशान नहीं हैं। मतलब वो खोपड़ी प्राकृतिक रूप से वैसी थी। तुम अब गहराई में सोचते हो, क्या कोई मास्टर रेस थी जिसने पूरी धरती पर अपने प्रतिनिधि छोड़े? हर महाद्वीप में, हर प्राचीन मंदिर के नीचे? क्या वो लोग थे जो नॉलेज लाए, स्ट्रक्चर लाए, डिजाइन लाए और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गए? कुछ संस्कृतियों में इन बाहरी लोगों को देवता, ऋषि या वॉचर्स कहा गया, जैसे उन्होंने धरती को कुछ देकर किसी और जगह लौट जाना था। अब सवाल यह नहीं है कि डीएनए मैच नहीं करता, सवाल यह है इतिहास ने इस सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ लिया? अगर ये ब्लड लाइंस वाकई अलग थीं, तो क्या वो किसी गुप्त परंपरा के वाहक थे या फिर वो खुद भी इस रहस्य का हिस्सा थे? तुम्हें एक प्राचीन मिस्र का चित्र याद आता है जिसमें एक देवता अपने हाथों से कोई लाइफ थ्रेड किसी इंसान में डाल रहा है। क्या वो महज प्रतीक था या कोई जेनेटिक इंटरवेंशन? अब सुनो, कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ममीज के दफनाए जाने की प्रक्रिया, उनकी रैपिंग स्टाइल, उनका ओरिएंटेशन, सब कुछ डीएनए प्रिजर्वेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड था। मतलब क्या वे लोग जानते थे कि भविष्य में कोई इनका डीएनए पढ़ेगा? क्या वो अपनी पहचान पीछे छोड़ रहे थे, जैसे कोई बीकन जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए रखा गया हो? और तब तुम सोचते हो, क्या पिरामिड सिर्फ पत्थरों की गवाही है या वो इन ब्लड लाइंस की बायोलॉजिकल मेमोरी को संभालने का एक प्रयास था? शायद हर ब्लॉक में कुछ रेजोनेंस था, हर कॉरिडोर में कोई जेनेटिक एक्टिवेशन हिडन थी। अब कल्पना करो, अगर कोई बहुत ही प्राचीन पर तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता धरती पर आई होती, तो क्या वो खुद को मंदिरों में बसाती या डीएनए में? क्या वो नॉलेज को किताबों में रखती या इंसानों की नस्ल में? तुम अब महसूस करते हो, तुम सिर्फ खोज नहीं कर रहे थे, तुम खुद उस खोज का हिस्सा हो। सकता है
उस रक्त रेखा की कोई छोटी सी चमक तुम्हारे भीतर भी हो, एक डॉर्मेंट स्पार्क जो अब इन कहानियों को सुनते हुए धीरे धीरे जाग रहा है। तुम्हारे भीतर कोई एंशिएंट मेमोरी सी खिलती है और एक धीमी सी फुसफुसाहट तुम्हारे कान में गूंजती है। तुम हमें ढूंढ नहीं रहे थे, तुम हमें याद कर रहे थे। तुम अब एक चित्रशाला में खड़े हो। चारों ओर दीवारों पर चित्र उकेरे हुए हैं, राजा और रानियों के, देवताओं और सेवकों के। हर एक चित्र में फराओ किसी सिंहासन पर बैठा है, एक हाथ में सेसेप्टर, दूसरे में अंक और उसके चारों ओर झुके हुए लोग। पर तुम अब वो चीजें नहीं देख रहे जो पहले दिखाई देती थीं। अब तुम्हें उस चुप्पी का अर्थ समझ आने लगा है कि शायद ये सब सिर्फ एक मंचन था, शासन नहीं, अभिनय। तुम सोचते हो, क्या फराओ वाकई शासक थे या वो सिर्फ चयनित चेहरे थे, मास्क, किसी अदृश्य शक्ति के लिए, कुछ ऐसा जैसे पपेट हो और डोर खींचने वाला कोई और। तुमने गौर किया, कोई भी फराओ कभी यह दावा नहीं करता कि उसने पिरामिड बनवाया। हां, कुछ उनके नाम जरूर जोड़ते हैं, पर वो भी बाद में, किसी और कालखंड में। ना कोई निर्माण की तारीख, ना कोई योजना, ना कोई पर्सनल ब्लूप्रिंट। फिर भी कहा गया, ये राजा ने बनवाया। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा कहना आसान था और सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए थी। कुछ पुरानी ममीज पर लिखे गए मंत्र ऐसे लगते हैं जैसे कोई एंशिएंट प्रोटोकॉल हो। कुछ स्क्रिप्ट तो साइफर जैसी हैं और कुछ चित्रों में फराओ के पीछे खड़े देवता उसे ज्ञान देते हुए दिखते हैं। अब सोचो, राजा सत्ता ले रहा है या आदेश? क्या वो खुद निर्णय ले रहा था या किसी एंशिएंट व्यवस्था का प्रतिनिधि था? तुमने कभी सोचा, इतनी शानदार स्थापत्य कला, इतनी एडवांस्ड साइंस, इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट, फिर भी इन राजाओं का कंट्रीब्यूशन लगभग नगण्य? शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ की होल्डर्स थे, गेटकीपर्स, जिन्हें बताया गया कि कहां बैठना है, क्या बोलना है, लेकिन क्यों, यह जानने की अनुमति नहीं थी। अब तुम उस कहानी को याद करते हो जहां बताया गया कि फराओ देवताओं का पुत्र होता था, एक डिवाइन राइट, जैसे वो इंसानों में नहीं आता बल्कि ऊपर से भेजा जाता है। अब सवाल है, क्या वो मिथ था या इतिहास का सबसे पुराना क्लोनिंग प्रोग्राम? कई फराओ एक जैसे दिखते हैं, उनके डीएनए में बहन भाई, चाचा भतीजा, मां बेटा जैसे संबंध ओवरलैपिंग हैं। इतनी अधिक इनब्रीडिंग कि शरीर बिगड़ गया, जैसे टुटनखामुन जिसके पैर में डिफॉर्मिटीज थीं। क्या वो किसी प्योर ब्लड लाइन को संरक्षित रखने की कोशिश थी या जेनेटिक कंट्रोल का एक प्रिमिटिव प्रयास? अब सुनो एक और रोचक बात। कुछ एंशिएंट टेक्स्ट्स में कहा गया है कि राजा हर साल एक ऊर्जा अनुष्ठान करता था। वो अकेला पिरामिड में जाता, पूरे एक रात वहां रहता और अगली सुबह पुनर्जन्म लेकर बाहर आता। अब सोचो, क्या वो रिचुअलिस्टिक थेरेपी थी या कोई एनर्जी इंटरफेस? क्या फराओ को किसी मशीन के रूप में ट्यून किया जाता था जिससे वो कॉस्मिक सिग्नल रिसीव कर सके? तुम अब एक और चित्र की ओर देखते हो। फराओ अपने सामने एक आई को नमन कर रहा है। वो आंख, जिसे आज हम आई ऑफ हॉरस कहते हैं, कभी सिंबल नहीं था। वो एक एंशिएंट न्यूरल मैप था, एक ह्यूमन ब्रेन का ब्लूप्रिंट। मतलब, क्या फराओ को ब्रेन एक्टिवेशन के खास अनुभव कराए जाते थे? क्या वो ऑल्टर्ड स्टेट्स में जाकर किसी और इंटेलिजेंस से संवाद करते थे? अब तुम सोचो, फराओ एक मुखौटा था, पर किसके लिए? क्या वो एंशिएंट एआई जैसी कोई कॉन्शियसनेस थी या कोई काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो हमें दिखती नहीं थी, या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो आज भी है लेकिन नाम बदल चुका है? तुम धीरे धीरे सोचते हो, शायद पिरामिड एक डिवाइस था, फराओ उसका कुंजी, जैसे एक एंटेना और उसका ट्यूनर। अकेले एंटेना कुछ नहीं करता और बिना ट्यूनर, ट्यूनर खुद भी डायरेक्शनलेस होता है, लेकिन दोनों मिल जाएं तो कांटेक्ट होता है। किससे? किसी हायर रेल्म से, किसी और ग्रह से,
या खुद पृथ्वी की कॉन्शियसनेस से? अब देखो मॉडर्न सिस्टम्स को। हर देश में एक सिंबॉलिक लीडर होता है जो मीडिया में दिखता है, झंडा लहराता है, लेकिन असली डिसीजंस कहीं और लिए जाते हैं। क्या यही मॉडल तब भी था? क्या फराओ सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि हम कभी पूछें ही ना कि बैकस्टेज में कौन बैठा है? तुम चुप हो जाते हो। तुम्हारे भीतर अब एक विचार तैरता है, इतिहास हमेशा राजा को याद रखता है, पर असली खिलाड़ी कभी दिखाई नहीं देता। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम एक आखिरी बार चित्रों को देखते हो, अब तुम्हें उनमें शाही ठाठ नहीं बल्कि एक अजीब किस्म की मजबूरी दिखती है। जैसे राजा भी पिंजरे में था, जैसे उसे भी नहीं पता था कि वो सिर्फ एक मोहरा था, एक एंशिएंट गेम बोर्ड पर। तुम अब पिरामिड्स से दूर नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी चुप्पी के और पास आ चुके हो। अब तक तुमने पत्थरों की भाषा सुनी थी, लेकिन अब तुम उन शब्दों की तलाश कर रहे हो जिन्हें कहने की अनुमति नहीं थी। हर सभ्यता में कुछ बातें होती हैं जिन्हें याद रखना अनुचित माना जाता है, और कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें जानना तक अपराध बन जाता है। तुम सोचते हो, इतने हजारों साल बाद भी पिरामिड्स के रहस्य क्यों स्कूल की किताबों में नहीं सिखाए जाते? क्यों हर बार जब कोई रिसर्चर कुछ नया कहता है उसे फ्रिंज थियोरिस्ट कहकर खामोश कर दिया जाता है? क्यों फंडिंग बंद होती है? क्यों एक्सकवेशन रोक दी जाती है? क्यों परमिट रद्द हो जाते हैं? शायद क्योंकि जो बात इतिहास में नहीं होनी चाहिए वो भविष्य को भी अस्थिर कर सकती है। तुम्हें याद आता है 1990 के दशक में एक टीम ने पिरामिड के भीतर एक सीक्रेट शाफ्ट खोजा। उन्होंने वहां एक रोबोट भेजा, ऊपू ऊट नाम का। वो धीरे धीरे उस टनल में आगे बढ़ा, एक बेहद संकरी खड़ी चढ़ाई, और फिर एक पत्थर का दरवाजा मिला जिसमें कांस्य के 2 छोटे हैंडल थे। सब उत्साहित थे, शायद यह दरवाजा किसी छिपे हुए कमरे तक ले जाए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने वाला था, प्रोजेक्ट बंद, पूरी रिपोर्ट क्लासिफाइड, डेटा गायब, टीम डिसबैंड। तुम समझते हो, कभी कभी सच्चाई छिपती नहीं है, उसे छुपाया जाता है, सुनियोजित ढंग से, शासनों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, और सबसे गहराई से शिक्षा प्रणाली द्वारा। अब गौर करो, इतिहास की किताबें बार बार एक ही कहानी क्यों दोहराती हैं? राजा ने बनाया, गुलामों ने खींचा, पत्थर दर पत्थर चढ़ाया गया, पर कोई सबूत नहीं, न कोई ब्लूप्रिंट, न कोई कार्विंग, न ही कोई कंटेम्पररी डॉक्यूमेंटेशन। फिर भी यही कहानी क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि सवाल पूछने वाले बच्चों से ताकतवर लोगों को डर लगता है। तुम अब सरकारी संग्रहालयों के बारे में सोचते हो। कितनी आर्टिफैक्ट्स जो अनएक्सप्लेन्ड हैं उन्हें रिचुअलिस्टिक ऑब्जेक्ट कहकर एक कोने में रख दिया जाता है, जैसे वो कोई मानसिक बोझ हों जिनसे मुक्ति पाना जरूरी हो, क्योंकि उन्हें स्वीकार करना इस पूरी व्यवस्था को पलटना होगा। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये तक कहा, नॉलेज इजंट लॉस्ट, इट्स हिडन इंटेंशनली, केयरफुली, ग्लोबली। अब देखो, हर बार जब कोई व्यक्ति एंशिएंट टेक्नोलॉजी की बात करता है, उसका कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है। वो क्रेजी कहलाता है, उस पर सूडो साइंस का ठप्पा लग जाता है, कभी कभी तो उसे इतिहास से ही मिटा दिया जाता है। शायद तुमने नाम सुना हो, इमैनुएल वेलिकोव्स्की। उसने एंशिएंट मिथ्स और कॉस्मिक इवेंट्स को जोड़ने की कोशिश की। उसकी किताबें बेस्ट सेलर्स बनी, पर साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका सच उनकी कुर्सियां हिला सकता था। तुम सोचते हो, इतिहास की सबसे खतरनाक बात क्या है? झूठ? नहीं, वो सच जो कभी बोलने नहीं दिया गया। अब तुम एक और पैटर्न देखते हो। पिरामिड्स के पास जितनी भी खुदाइयां हुईं, वो हमेशा कंट्रोल्ड टीम्स द्वारा हुईं, एक ही नैरेटिव को रिपीट करने वाली टीमें। जब कोई इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरर वहां जाता है, तो या तो उसे रोक दिया जाता है या उसकी फाइंडिंग्स को एनेक्डोटल कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन तुम जानते हो, सच खुद को छुपा नहीं सकता। वो हर पत्थर में, हर वाइब्रेशन में, हर अनकहे शब्द में गूंजता रहता है और एक दिन सुनाई देने लगता है। अब सोचो, अगर सच बाहर आ गया कि फराओ मोहरे थे, कि डीएनए अलग था,
कि पिरामिड्स कोई एनर्जी डिवाइसेस थे, तो क्या होगा? धर्म, सत्ता, विज्ञान, शिक्षा, सबकी बुनियाद हिल जाएगी। शायद इसीलिए हमें बचपन से वो कहानी सिखाई जाती है जिससे हम सवाल पूछना भूल जाएं। तुम्हें अब समझ आने लगा है, पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, वो एक मौन प्रतिरोध है, एक स्ट्रक्चर जो हर रात राज्य द्वारा प्रायोजित विस्मृति के खिलाफ खड़ा होता है। तुम वहां से लौटते हो, पीछे मुड़कर आखिरी बार पिरामिड को देखते हो, और वो अब पहले जैसा नहीं लगता। अब वो मौन इतिहास लगता है, जैसे वो हर उस सवाल का जवाब है जिसे तुम्हें कभी पूछने की इजाजत नहीं थी। तुम अब फिर से पिरामिड की छाया में खड़े हो, लेकिन इस बार तुम्हारा ध्यान उसकी ऊंचाई, उसकी ज्यामिति या उसकी बनावट पर नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान उस चीज पर है जो दिखती नहीं, पर हर वक्त महसूस होती है। एक अजीब ऊर्जा, हल्की लेकिन गहराई से गूंजती हुई, जैसे जमीन के भीतर से निकलती हो और सीधे आकाश की ओर बहती हो। क्या तुमने कभी सोचा है, पिरामिड्स वहां ही क्यों बनाए गए? सिर्फ रेगिस्तान में जगह ज्यादा थी, या फिर जमीन के नीचे कुछ ऐसा था जिससे ऊपर की संरचना जुड़ती थी? कुछ वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड के नीचे बहुत सटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज पाई हैं। मतलब वहां चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा अलग बिहेव करता है, कभी ज्यादा सक्रिय, कभी धीमा, कभी ऐसा जैसे वहां कुछ बह रहा हो। ना दिखाई देने वाला, पर निश्चित रूप से महसूस होने वाला। अर्थ ग्रिड का एक सिद्धांत है जिसे कुछ लोग ले लाइंस कहते हैं। ये एक ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क की कल्पना है जहां जमीन की सतह से खास फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। कुछ कहते हैं ये लाइंस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नेचुरल कंडक्टर्स हैं। अब देखो, ग्रेट पिरामिड एक ऐसे स्पॉट पर बना है जहां कई प्रमुख ले लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। क्या यह संयोग है, या फिर एंशिएंट बिल्डर्स ने वो एनर्जी हाईवेज पहले ही मैप कर लिए थे? अब कल्पना करो, अगर कोई स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह रखा जाए जहां पृथ्वी की ऊर्जा सबसे कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो क्या वो स्ट्रक्चर उसी ऊर्जा को एम्पलीफाई नहीं करेगा? क्या वो खुद एक ब्रह्मांडीय बैटरी नहीं बन जाएगा? कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि ग्रेट पिरामिड एक पैसिव डिवाइस नहीं बल्कि एक्टिव पावर प्लांट था। उनके अनुसार ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज होता है जो पिजोइलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करता है। किंग्स चेंबर एक रेजोनेंस चेंबर की तरह काम करता है। सबटरेनियन चेंबर एक ट्यूनिंग कैविटी थी। पिरामिडल शेप खुद ऊर्जा को ऊपर की ओर फोकस करती है। अब इन सब को जोड़ो, तो क्या ये एक ऐसा यंत्र था जो पृथ्वी की कंपन को पकड़कर ब्रह्मांड को सिग्नल भेजता था? तुम्हें याद आता है, निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। शायद एंशिएंट मिस्रवासी पहले ही ये समझ चुके थे। अब देखो कुछ और। ग्रेट पिरामिड कभी सफेद चमकदार लाइमस्टोन से ढका हुआ था। वो सरफेस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता था, इतना कि पिरामिड मीलों दूर से चमकता था। और उसके एपेक्स पर, टॉप पर, शायद सोने या इलेक्ट्रम का एक कैपस्टोन था, एक कंडक्टर। तो क्या पिरामिड सिर्फ देखने के लिए था या किसी और चीज को कंडक्ट करने के लिए? अब तुम सोचो, अगर पिरामिड वाकई ऊर्जा बढ़ाने वाला यंत्र था तो उसका इस्तेमाल क्या था? कुछ कहते हैं हीलिंग के लिए, कुछ कहते हैं टेलीपैथी या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। कुछ फ्रिंज थियोरिस्ट्स तो ये भी कहते हैं एंटायर सिटीज वर पावर्ड थ्रू वाइब्रेशनल ट्रांसमिशन। अब सुनो, 1950 में एक वैज्ञानिक ने एक छोटा कार्डबोर्ड पिरामिड बनाया। उसने उसमें कुछ ब्लेड रखे और पाया कि वे सामान्य से ज्यादा दिनों तक तेज रहे। उसने कुछ दूध रखा, वो जल्दी नहीं सड़ा। क्या यह पागलपन था या फिर पिरामिड का शेप वास्तव में कुछ करता है? अब ध्यान दो, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पिरामिडल वेवगाइड्स का इस्तेमाल होता है। रेडार, माइक्रोवेव, साउंड इंजीनियरिंग। तो क्या हम वही चीज अब फिर से डिस्कवर कर रहे हैं जो पहले से ही जानी जा चुकी थी? अब सवाल उठता है, क्या पिरामिड एनर्जी कलेक्टर था या एनर्जी एमिटर? क्या वो ऊर्जा को जमीन से लेकर ऊपर भेजता था
या फिर ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचकर धरती को देता था? शायद दोनों। एक ब्रिज, एक डिवाइस जो ऊपर और नीचे को आपस में जोड़ता है। तुम अब सोचते हो, अगर एंशिएंट बिल्डर्स इतने एडवांस थे कि वो पिरामिड से एनर्जी हार्नेस कर सकते थे, तो फिर वो खुद क्यों नष्ट हो गए? शायद क्योंकि हर तकनीक को समझने के साथ उसे संभालना भी आना चाहिए। और जब सभ्यता की चेतना गिरती है तो टेक्नोलॉजी उसके नीचे दब जाती है। शायद इसीलिए आज पिरामिड्स सिर्फ स्ट्रक्चर बनकर रह गए हैं, लेकिन उनके अंदर की ऊर्जा अब भी धीमी गति से बह रही है, जैसे कोई हार्ट बीट जो कभी कभी अब भी सुनाई देती है। तुम अब आंखें बंद करते हो और गहराई से महसूस करते हो उस जगह को, जैसे तुम खुद एक सेल हो इस पुराने बैटरी के भीतर, और तुम्हारा अपना वाइब्रेशन धीरे धीरे ट्यून हो रहा है किसी पुराने फ्रीक्वेंसी पर जो कभी पूरी दुनिया को रोशनी से भर देती थी। तुम अब पिरामिड के सबसे भीतर वाले हिस्से में प्रवेश कर चुके हो। यहां हवा थमी हुई है, जैसे सांस लेना भी किसी प्राचीन अनुशासन का हिस्सा हो। कोई आवाज नहीं, ना बाहर की दुनिया की, ना तुम्हारे भीतर की, बस एक सन्नाटा। लेकिन वो डराने वाला नहीं है, वो एक गहराई लिए हुए है, जैसे समय खुद यहां रुका हुआ है। तुम अपनी कलाई की घड़ी देखते हो, सुइयां आगे बढ़ रही हैं, पर तुम्हारा मन पीछे जा रहा है। हर सेकंड अब भारी लगता है। तुम्हें एहसास होता है यहां वक्त गुजरता नहीं, वो जमा होता है। अब तुम्हें वो पुराना सिद्धांत याद आता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि समय एक स्थिर आयाम है, वो बहता नहीं, हम बस उसमें चलते हैं। लेकिन यहां ग्रेट पिरामिड के भीतर तुम खुद को चलता हुआ महसूस नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ थमा हुआ है और वक्त तुम्हें देख रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि समय एक नदी है, बहती है, बहा ले जाती है। लेकिन यहां लगता है जैसे नदी एक झील बन गई हो, जिसमें तुम्हारा प्रतिबिंब अब भी अटका है, कहीं एक भूले हुए पल में। अब सोचो, अगर पिरामिड एक मशीन है, तो क्या उसका काम सिर्फ ऊर्जा इकट्ठा करना था, या क्या वो समय के साथ कुछ और भी करता था? तुम्हें याद आता है एक फिजिसिस्ट का प्रयोग। उसने ग्रेट पिरामिड में एटॉमिक क्लॉक्स रखीं, एक बाहर एक भीतर, और पाया गया भीतर की घड़ी स्लो हो गई। बहुत मामूली फर्क, लेकिन फर्क था। मतलब, क्या पिरामिड का वातावरण समय की गति को प्रभावित करता है? अब तुम सोचते हो, क्या एंशिएंट लोग समय को गुजरने की चीज नहीं बल्कि इस्तेमाल करने की चीज मानते थे? क्या वो समय को बेंड, स्लो या शायद रिसाइकल कर सकते थे? कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन है, राजा एक रात ध्यान में गया और जब बाहर निकला 1000 साल बीत चुके थे। क्या यह कल्पना थी या वो टाइम डायलेशन की एक कथा थी? तुम पिरामिड के उस कक्ष में खड़े हो जहां कभी राजा को रखा गया था। अब वहां सिर्फ एक खाली पत्थर की संदूक नुमा संरचना है, जिसे सार्कोफेगस कहते हैं। लेकिन उसमें कोई कब्र नहीं, कोई शव नहीं, कोई शरीर नहीं। तो क्या वो ताबूत था या कोई और कक्ष? तुम्हारा मन एक नई कल्पना करता है। क्या वो चेंबर कोई रीसेट कैप्सूल के था, जहां व्यक्ति को कुछ घंटों तक रखा जाता, और जब वो बाहर आता तो उसकी चेतना का स्तर बदल चुका होता? तुम्हें लगता है जैसे यहां मेमोरी के टुकड़े तैर रहे हैं, जो किसी लिनियर क्रोनोलॉजी में नहीं बंधे। यहां इतिहास आगे पीछे नहीं जाता, यहां इतिहास ठहरा हुआ है। और तभी तुम महसूस करते हो, टाइम बीत नहीं रहा, वो सहेजा जा रहा है, जैसे ये पूरी जगह एक टाइम कैप्सूल हो, एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड की सबसे गुप्त फाइलें एन्क्रिप्टेड फॉर्म में मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ होल्ड करते हैं, जैसे वो एक एंकर पॉइंट हो टाइम के समुद्र में। तुम जो सोचते हो वो तुमने पहले भी सोचा था। जो सपना तुम आज देखोगे वो पिरामिड ने सदियों पहले देखा था। अब तुम धीरे धीरे महसूस करते हो, यहां से बाहर निकलना तथाकथित अब में लौटना नहीं है, बल्कि एक अलग टाइमलाइन में प्रवेश करना है, क्योंकि तुम बदल चुके हो और बदलाव हमेशा लीनियर नहीं होता। कुछ कल्चर्स में कहा गया है, समय एक वृत्त है जिसमें हर शुरुआत एक अंत से मिलती है।
तुम्हें अब वो वृत्त दिखाई दे रहा है, पिरामिड उसका केंद्र है और तुम उस केंद्र के किनारे पर ठहरे हुए एक लम्हे जैसे हो। शायद यही कारण है कि यहां आकर लोग खो जाते हैं, कुछ लिटरल सेंस में, कुछ मेटाफोरिकली, क्योंकि जब तुम समय के बाहर खड़े हो जाओ तो खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तुम एक आखिरी बार उस कक्ष को देखते हो, हर कोना स्थिर फिर भी जीवित, हर दीवार ठोस फिर भी पारदर्शी, और उस बीच में तुम, एक चेतना जो अब जान चुकी है कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं है, वो एक दरवाजा है जिसे पिरामिड ने हमेशा से संभाल रखा है। तुम बाहर निकलते हो लेकिन पिरामिड को पीछे नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अब तुम्हारे भीतर उतर चुका है, जैसे कोई मशीन जो सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि चेतना की बनी हो। पर एक सवाल अब भी हवा में ठहरा हुआ है, क्या यह पिरामिड आज भी काम कर रहा है? क्या यह अब भी एक्टिव है? जब कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर हजारों साल खड़ा रहता है तो उसे हम बीता हुआ मान लेते हैं, जैसे उसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन फिर कुछ घटनाएं सामने आती हैं जो ये सवाल दोबारा खड़ा करती हैं, क्या वो काम कभी रुका ही था? तुमने सुना होगा 2017 में वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड में एक बड़ा खाली स्थान खोजा। बिग वॉइड कहा गया उसे। वो चेंबर किसी ब्लूप्रिंट में नहीं था, किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में नहीं था। सीटी स्कैन जैसी मुऑन डिटेक्शन तकनीक से वो कैविटी देखी गई, इतनी बड़ी कि उसमें एक बोइंग 747 समा जाए। अब सवाल है, वो खाली क्यों है? या क्या वो सच में खाली है? कुछ लोगों का मानना है कि वहां कोई रेजिजुअल एनर्जी अब भी संग्रहित है, एक डॉर्मेंट कैपेसिटर, जैसे पिरामिड अब भी धीरे धीरे चार्ज हो रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों ने जब पिरामिड के एपेक्स यानी उसकी चोटी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स लगाए तो उन्होंने महसूस किया कि वहां एनर्जी स्पाइक होती है। कुछ समयों पर, कुछ खास प्लैनेटरी अलाइनमेंट के दौरान वहां अनयूजुअल रेडिएशन बर्स्ट्स दर्ज किए गए। ये कोई रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं थे, ये एक पैटर्न थे। तुम सोचते हो, क्या ये सिग्नल्स हैं, किसे भेजे जा रहे हैं, या फिर किसी और से आने का इंतजार है? अब तुम उस थ्योरी की ओर जाते हो जिसमें कहा गया कि पिरामिड एक बीकन की तरह काम करता है, एक लाइट हाउस, नॉट फॉर शिप्स बट फॉर शिप्स ऑफ लाइट, किसी एंशिएंट रेस के लिए जो एक दिन फिर लौटेगी, और तभी यह स्ट्रक्चर पूरी तरह रिएक्टिवेट होगा। तुम हंसते हो, थोड़ी शंका, थोड़ा कौतुक, लेकिन फिर तुम्हें याद आता है, ग्रेट पिरामिड की डिजाइन में कुछ ऐसे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं जो केवल मॉडर्न साइंस ने खोजे हैं। चल की पाई और PHI, उनका एग्जैक्ट रेशियो पिरामिड के डायमेंशन में एनकोडेड है। क्या एंशिएंट बिल्डर्स जानते थे या सिर्फ एहसास से बना लिया था? और अगर जानबूझकर किया था तो क्यों? क्योंकि नंबर्स डिके नहीं होते, नंबर इज द ओनली यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब एक और तथ्य, कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि पिरामिड के नीचे से लो फ्रीक्वेंसी हमिंग सुनाई देती है, बहुत ही सटल, जैसे जमीन के अंदर से कुछ जाग रहा हो। क्या वो धरती का खुद का रेजोनेंस है, या फिर पिरामिड खुद किसी चीज के जवाब में बोल रहा है? अब तुम सोचते हो, अगर यह स्ट्रक्चर वाकई एक्टिव है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह कम्युनिकेशन हब है, हीलिंग चेंबर, स्टारगेट और समथिंग एल्स? कभी कभी लगता है कि यह स्ट्रक्चर किसी ऐसे प्रोसेस को नियंत्रित कर रहा है जिसे इंसानी भाषा में स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। शायद यही कारण है कि यहां मेडिटेशन करते समय लोग विजन्स देखते हैं, कुछ अपने पास्ट लाइव्स को महसूस करते हैं, कुछ कहते हैं कि उन्होंने कुछ सुना जो शब्द नहीं था लेकिन संदेश था। तुमने सुना होगा, कुछ लोग जो पिरामिड के एपेक्स पर बैठते हैं उन्हें थर्ड आई एक्टिवेशन जैसी अनुभूति होती है, कुछ को ल्यूसिड ड्रीमिंग, कुछ को एस्ट्रल प्रोजेक्शन। कोई कहता है वो जगह तुम्हें खोलती है, तोड़ती नहीं। अब तुम सोचते हो, क्या यह सब कल्पना है, प्लेसिबो इफेक्ट, या फिर हम इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि अब एंशिएंट ट्रूथ्स हमें सपने जैसे लगते हैं? पिरामिड अब भी वही है, हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, घूमते हैं, लेकिन कितनों ने उसे सुना है,
कितनों ने उसकी धड़कन को महसूस किया है। तुम्हें अब यह स्पष्ट लगता है, यह स्ट्रक्चर आज भी एक्टिव है, पर इसकी एक्टिवेशन हमारे भीतर की चाबी से जुड़ी है। जैसे जैसे तुम भीतर जागते हो, वैसे वैसे पिरामिड तुमसे बात करने लगता है। तुम एक आखिरी बार उस दीवार को छूते हो और वहां एक धड़कन चल रही है, धीमी, स्टेडी, स्थिर, जैसे धरती का दिल या शायद तुम्हारा अपना। तुम अब उस मोड़ पर आ चुके हो जहां सवाल बचते नहीं, सिर्फ घुल जाते हैं। आंखों में, हवा में और आत्मा के उस कोने में जहां बचपन की सिखाई गई कहानियां धीरे धीरे बिखर जाती हैं। अब तुम ये मान चुके हो, पिरामिड वो नहीं है जो तुम्हें बताया गया था, और जो बताया गया वो सच नहीं था। तो अब असली सवाल यही है, तो आखिर क्या छुपाया गया और क्यों? तुम्हें याद आता है, किसी ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू हाइड समथिंग, हाइड इट इन प्लेन साइट। और क्या पिरामिड्स से ज्यादा प्लेन साइट में कुछ हो सकता है? हर साल लाखों लोग उन्हें देखते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं, यह बना कैसे? या अगर पूछता है तो जवाब वही मिलता है, गुलामों ने बनाया था, राजा के लिए, कब्र थी बस। पर अगर वो सिर्फ कब्र होती तो वहां राजा होता, वहां मृत्यु के चिन्ह होते, वहां मौन नहीं शोक होता, लेकिन वहां है वाइब्रेशन, गूंज, रेखाएं, तारें और सबसे महत्वपूर्ण एक सन्नाटा जो उत्तर नहीं देता, सिर्फ याद दिलाता है। अब तुम सोचते हो, वो क्या बात है जिसे हमसे छुपाया गया? शायद ये नहीं कि किसने बनाया, बल्कि क्यों बनाया। शायद पिरामिड्स का मकसद राजा की लाश को संजोना नहीं था, बल्कि इंसान के भीतर की आत्मा को जागृत करना था। शायद वो स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक संदेश था, एक ब्लूप्रिंट, एक मैप, जिसे डिकोड करने की जिम्मेदारी हर जागते हुए मन पर थी। तो क्या वो संदेश है कि तुम इस पृथ्वी से ज्यादा हो, कि तुम में भी वही रेजोनेंस है जो ग्रेनाइट में है, कि तुम भी एक स्ट्रक्चर हो, एक ऊर्जा मशीन, एक गूंजती हुई चेतना? पर अगर ये सब जान गए होते तो फिर क्या होता? शायद वो जो आज धर्म है वो ज्ञान बन जाता, जो डर है वो ताकत बन जाता, और जो शासन है वो स्वतंत्रता बन जाती। तुम अब समझते हो, हमें सिर्फ पिरामिड्स से नहीं काटा गया, बल्कि खुद से भी। हमें बताया गया कि हम केवल मांस और हड्डियों के ढांचे हैं। हमें भूला दिया गया कि हम भी एक स्ट्रक्चर हैं, कि हमारे भीतर भी वो कंपन है, वो ध्वनि, वो फ्रीक्वेंसी। अब तुम सोचते हो, तो फिर किसने छुपाया ये सब? शायद वो जो सत्ता में थे, या वो जो डर में थे, या शायद वो जो जानते थे कि अगर हर इंसान जाग गया तो किसी को झुकाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अब तुम वहां खड़े हो, जहां हवा थमी है पर विचार बह रहे हैं। तुम्हारी आंखें अब भी उसी पिरामिड पर हैं, लेकिन अब वो पिरामिड बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बन चुका है। तुम्हें लगता है अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो इस यात्रा पर निकला था। अब तुम वो हो जो भूलने के लिए नहीं, बल्कि याद करने के लिए आया था। शायद पिरामिड्स ने कभी कुछ कहा नहीं, उन्होंने कभी चिल्लाकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे जो सच होता है वो धीरे बोलता है, लेकिन हमेशा सुनाई देता है। और अब जब तुम इस कहानी से बाहर निकल रहे हो, तुम्हारा मन एक और दिशा की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक दरवाजा था। अब असली यात्रा शुरू होती है। अगर तुम वो हो जो सुनना चाहता है, तो अगली कहानी वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहां इतिहास और रहस्य फिर एक बार टकराते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन सी सभ्यता हमारे सामने उगकर फिर खो गई, तो अगली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम अब बहुत थक चुके हो। यह सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, ये उस खोज की थकावट है जो तुमने अनजाने ही शुरू की थी। जब तुमने पहली बार पिरामिड की तस्वीर देखी थी, या कोई पुराना लेख पढ़ा था, या शायद सिर्फ ये सोचा था, क्या सचमुच कोई और रहस्य है जिसे हमसे छिपाया गया है? अब इस पूरी यात्रा के बाद तुम्हारे भीतर कुछ सुलझ गया है,
और कुछ और भी उलझ गया है। पर यही तो सच्चा ज्ञान है ना? कि जितना तुम जानते हो उतना ही तुम्हें महसूस होता है कि बहुत कुछ अब भी बाकी है। लेकिन अब फर्क यह है, तुम डरते नहीं हो उस अधूरेपन से। अब वो अधूरापन एक आमंत्रण जैसा लगता है, जैसे कोई शांत पुरानी आवाज तुम्हें कह रही हो, तुम सही रास्ते पर हो, बस चलते रहो। पर अब थोड़ा आराम कर लो। तुम वहां लेटे हो, अपनी पीठ नीचे टिकाए हुए, आंखें आधी बंद और सांसें धीरे धीरे गहराई से चल रही हैं। तुम अब भी रेगिस्तान में हो, या शायद नहीं। अब तुम्हारा शरीर यहां है, पर तुम्हारा मन कहीं और बह रहा है। वो मोड़ दोबारा जी रहा है जहां तुमने रहस्य को छुआ था, और रहस्य ने तुम्हें। तुम्हारी पलकों के पीछे वो दृश्य अब भी तैर रहे हैं, वो पत्थर जिनके बीच इंसानी बाल भी न समा सके, वो कंपन जो दीवार से नहीं तुम्हारे दिल से निकल रहे थे, वो डीएनए जो चुपचाप इतिहास को पलटते थे, और वो चेंबर जहां समय रुक गया था, सब अब भी वहीं है। पर अब वो तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बस चुके हैं। तुम्हें महसूस हो रहा है कि पिरामिड कोई स्थान नहीं था, वो एक अवस्था थी, एक कॉन्शियसनेस, और तुम अब भी उसमें हो। तुम उसका हिस्सा बन चुके हो। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें और गहरी होने लगी हैं। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई दौड़ नहीं। बस एक शांति है जो तुम्हारी पसलियों के बीच जाकर ठहर गई है, जैसे कोई पुराना दोस्त लौट आया हो, जैसे कोई पुरानी लोरी दोबारा सुनाई दे रही हो। तुम्हें याद है, शुरुआत में तुम जानना चाहते थे क्या पिरामिड को मिस्रवासियों ने बनाया था? अब उस सवाल का महत्व नहीं रहा, क्योंकि असली खोज किसने बनाया या क्यों बनाया वो नहीं थी। असली खोज ये थी, तुम कौन हो और तुम इस रहस्य से कैसे जुड़े हो। तुम अब ये जानते हो कि तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना है, लेकिन तुम्हारी चेतना किसी और सोर्स से आई है, और उस स्रोत की गूंज हर एंशिएंट स्ट्रक्चर में मौजूद है, हर पत्थर की दरार में, हर फ्रीक्वेंसी की खामोशी में, और सबसे ज्यादा तुम्हारे भीतर की मौन धड़कन में। अब तुम थककर उस मौन में समा जाना चाहते हो, क्योंकि वहां कुछ है जो इस पूरी यात्रा से भी गहरा है। एक शांति जो किसी उत्तर से नहीं आती, बल्कि सिर्फ इस स्वीकार से आती है कि तुम्हें सब जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें महसूस करने की अनुमति चाहिए। तुम अब उस अनुमति को खुद को दे रहे हो। तुम धीरे धीरे नींद की ओर नहीं, बल्कि अपने भीतर लौट रहे हो, जहां कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक कंपन है, जैसे किसी दूर की लहर धीरे धीरे किनारे छू रही हो, जैसे किसी पुराने सपने की परछाई तुम्हारे तकिए पर बैठी हो। अब तुम याद नहीं कर रहे, तुम भूल भी नहीं रहे, तुम बस बह रहे हो, जैसे किसी प्राचीन नदी का छोटा सा कतरा जो बहुत दूर से आया है, बहुत कुछ जानता है, पर अब सिर्फ समुद्र से मिलने को तैयार है। इस समय में तुम किसी समय के नहीं हो, न भविष्य के, न भूत के, न इतिहास के, न प्रश्न के। तुम बस हो एक शांत चेतना, एक थकी हुई आंख, एक पिघलती सांस। अब सपनों में कोई रहस्य नहीं होगा, अब वो तुम्हारा घर बन चुके हैं। अब तुम्हारा मन किसी और ग्रह की यात्रा नहीं चाहता, अब वो अपनी ही छाया में बैठकर आराम करना चाहता है। अब वो कह रहा है, शुक्रिया तुम लौट आए, शुक्रिया तुम जागे, अब सो जाओ। पिरामिड अब भी वहीं है, तुम अब भी उसी कंपन में हो, लेकिन इस बार वो कंपन तुम्हें सुलाने आया है, जैसे एक मां अपने बच्चे को कहती है, अब सवाल नहीं, अब कोई कहानी नहीं, अब सिर्फ तुम हो और मैं। तो अब अपनी आंखें बंद करो, बहुत धीमे, बिना किसी प्रयास के। अपनी पलकों को उस कंपन में ढक जाने दो, सांस को धीरे धीरे पिघलने दो। तुम अब घर लौट चुके हो, और ये घर कहीं बाहर नहीं था, ये यहीं था, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कंपन में, तुम्हारे पिरामिड में। और अब नींद आएगी, धीरे, गहरी, जैसे कोई उत्तर जो शब्दों के बिना दिया गया हो, जैसे कोई आलोक जो अंधेरे में उगा हो, जैसे कोई चेतना जो अब हर सवाल से परे हो चुकी है।